नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत की संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के ग्रेजुएशन समारोह को संबोधित करेंगे। वे चेन्नई में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ करेंगे। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के कई परिसरों पर छापे मारे। धनशोधन के एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज रोहन बोपन्ना और मेचवे मिडिलकोव की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर और सानिया मिर्जा तथा लूसी हर्डेका की जोड़ी पहले दौर का मैच खेलेगी। एशिया कप हॉकी 2022 के अंतिम ग्रुप मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंडोनेशिया से होगा और आईपीएल क्रिकेट के क्वालीफायर 2 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से कल अहमदाबाद में होगा। दोपहर समाचार में अतर सईद के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने देश में महिला पुरुष समानता की नींव रखी। उन्होंने उन महिलाओं के प्रेरणादायी योगदान को याद किया जिन्होंने उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया था। राष्ट्रपति ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं जीवन के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही हैं और कोविड महामारी से मजबूती से लड़ने में महिलाओं ने अपनी सूझबूझ दिखाई है। नेशनल वीमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस is being held when the nation is preparing to commemorate the 75th anniversary of our independence. Under Azadi Ka Amrit Mahotsav, we have been holding memorial events for more than a year now. People's enthusiastic participation in various functions shows their zeal to connect with the past and rediscover for themselves the foundations of our republic. महिला सशक्तिकरण के लिए केरल सरकार की पहल की सराहना करते हुए श्री कोविंद ने इस बात का उल्लेख किया कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों में से 3 केरल से थीं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल विधानसभा परिसर में आयोजित महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा कर रहे हैं। श्री मोदी हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे वर्ष 2022 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्नातक समारोह को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वीं वार्षिक समारोह में भाग लेने जाएंगे। इस अवसर पर वे ग्रेजुएशन सेरेमनी में भाग लेंगे और आईएसबी के हैदराबाद और मोहाली कैंपस के छात्रों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने आईएसबी के आसपास करीब 5 किलोमीटर तक रिमोट से नियंत्रित ड्रोन, पैराग्लाइडर और लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने पर रोक लगा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए हैदराबाद से लक्ष्मी। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले तेलंगाना के बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचे। राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव सहित राज्य सरकार के मंत्रियों, मुख्य सचिव सोमेश कुमार, पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी सहित वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रदेश भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से परिवारवादी दलों से लड़ने का आह्वान किया और कहा कि ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी है, उनका अंत हुआ है, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेलंगाना के मेरे प्यारे भाई और बहनों की है, तेलंगाना की जनता की है।
साथियों, एक और भाजपा की लड़ाई तेलंगाना के भविष्य के लिए है, तो दूसरी ओर ये लड़ाई तेलंगाना के सम्मान, स्वाभिमान और पहचान की भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य का विकास किया जाएगा। श्री मोदी ने राज्य के लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना की। श्री मोदी ने आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से आज शाम चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे उनमें 2,960 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 75 किलोमीटर लंबी मदुरई थेनी रेलवे गेज परिवर्तन परियोजना प्रमुख है। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में ताम्बरम और चिंगलपट्टू के बीच तीसरी रेल लाइन भी शामिल है। श्री मोदी 28,540 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं में बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना शामिल है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को जोड़ेगी। श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चेन्नई में लाइट हाउस परियोजना के तहत 1,152 आवासों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री 1,800 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई, एगमोर, रामेश्वरम, मदुरई, काटपाडी और कन्याकुमारी में 5 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन का संचालन करने वाले पायलटों, ड्रोन विमान से जुड़े स्टार्टअप्स के साथ संवाद करेंगे। वे ड्रोन विमानों का उड़ान प्रदर्शन देखेंगे। 2 दिन के भारत ड्रोन महोत्सव में उद्योग जगत की कई हस्तियां, सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि तथा स्टार्टअप सहित 1,600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें भारतीय विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रणा होगी। प्रदर्शनी में 70 से अधिक भागीदार अपने ड्रोन प्रदर्शित करेंगे। श्री विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने आज राजनिवास में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। श्री सक्सेना इससे पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के त्यागपत्र के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया था। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये हैं राज्य के पूर्व कानून मंत्री सीवी षणमुगम और पंचायत संघ के अध्यक्ष आर धर्मार। डीएमके पार्टी ने भी अपने 3 उम्मीदवार तय किए हैं और 1 सीट अपने सहयोगी दल कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। राज्य से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए आवश्यकता पड़ने पर 10 जून को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना होगी। प्रवर्तन महानिदेशालय की टीम महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के 7 परिसरों में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी भूमि से जुड़े सौदा मामले में की जा रही है। इससे पहले निदेशालय ने परब को सम्मन जारी कर पूछताछ की थी। निदेशालय ने परब के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम की विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत नया मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के कथित मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दिल्ली की एक अदालत में ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ये मामला कथित कर चोरी और हवाला सौदे के लिए बंगलुरु की एक अदालत में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोप पत्र पर आधारित है। आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोगी एसके शर्मा पर 3 अन्य आरोपियों की मदद से हवाला के जरिए बड़ी राशि के लेन देन का आरोप लगाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना,
मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत की संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 2022 के पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम के ग्रेजुएशन समारोह को संबोधित करेंगे। वे चेन्नई में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ करेंगे। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के कई परिसरों पर छापे मारे। धन शोधन के एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज रोहन बोपन्ना और मेटवे मिडेलकूप की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर का और सानिया मिर्जा तथा लूसी हर्डेका का जोड़ी पहले दौर का मैच खेलेंगे। एशिया कप हॉकी 2022 के अंतिम ग्रुप मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंडोनेशिया से होगा। आईपीएल क्रिकेट के क्वालीफायर 2 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से कल अहमदाबाद में होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा आतंकी गुट के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट में बताया है कि कुपवाड़ा पुलिस को जुमागुंड गांव में आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास की सूचना मिली थी। सेना और प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकवादियों को इससे रोकने पर मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि इस वर्ष विभिन्न अभियानों में सुरक्षा बलों ने 26 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें 16 जैश-ए-मोहम्मद और 12 लश्कर-ए-तैयबा गुट के थे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 192 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान कोविड के 2,628 नए मामलों की पुष्टि हुई और 2,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। वर्तमान में 15,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बजट में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण पत्र में किए गए वायदों को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो सेवाएं, रोपवे और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बजट से राज्य का समग्र विकास होगा। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत उन देशों को गेहूं के निर्यात की अनुमति जारी रखेगा जिन्हें इसकी गंभीर आवश्यकता है और जो हमारे मित्र देश हैं तथा जिनके पास साख पत्र है। श्री गोयल स्विट्जरलैंड में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सत्र को संबोधित कर रहे थे।
श्री गोयल ने बताया कि इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में 7 से 8% की बढ़ोतरी की आशा थी, लेकिन भीषण गर्मी के कारण फसल की जल्द कटाई से उत्पादन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति के अनुसार देश का उत्पादन घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। केंद्र सरकार ने चीनी की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी की निर्यात सीमा तय करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि चीनी की निर्यात सीमा तय करने का फैसला चीनी की वैश्विक मांग बढ़ने की आशंका के मद्देनजर लिया गया है। श्री पांडेय ने कहा कि इस सीमा को प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स के पहले दौर में आज सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की लूसी हर्डेका की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सानिया और लूसी की जोड़ी का सामना इटली की जैस्मिन पाओलिनी और मार्टिना ट्रेविसन की जोड़ी से होगा। पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में आज भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स के मैटवे मिडेलकूप की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान के आंद्रे गोलुबदेव और फ्रांस के फैब्रिक्स मार्टिन की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में कल भारत के रोहन बोपन्ना और स्लोवेनिया की आंद्रेजा क्लेपास की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस की एलिस कार्नेट और एडवर्ड वेसलिन की जोड़ी से होगा। एशिया कप हॉकी 2022 के अंतिम ग्रुप मैच में जकार्ता में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंडोनेशिया से होगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 5 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने क्वालीफायर 2 में जगह बना ली है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल रात प्ले ऑफ एलिमिनेटर मुकाबले में बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रन से हरा दिया। फाइनल में जगह बनाने के लिए अब क्वालीफायर 2 में बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी चंपक रामन पिल्लई को स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 26 मई 1934 को हुआ था। पिल्लई भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्ति पर हमले के लिए विदेश में भारतीय सेना को संगठित करने में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के पूर्ववर्ती थे। पिल्लई को जय हिंद का नारा देने का श्रेय दिया जाता है। चंपक रामन पिल्लई का जन्म 15 सितंबर 1891 को केरल के कोच्चि में हुआ था। विद्यार्थी जीवन के दौरान भी पिल्लई राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाली किताबों और पत्रिकाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। वो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी सभी राजनेताओं के भाषण सुनते थे।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तित्व और केसरी में उनके लेखन ने पिल्लई को देशभक्त और क्रांतिकारी बना दिया। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया और निर्वासन की सजा दी गई तो चंपक रामन को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सारा जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित करने का प्रण लिया। चंपक रामन एक अंग्रेज के संपर्क में आए जो जर्मनी के लिए जासूसी कर रहा था। बाद में उस जासूस की सहायता से पिल्लई भारत से विदेश चले गए। उस समय पिल्लई की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। चंपक रामन सबसे पहले कोलंबो गए और वहां से स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में पिल्लई ने शिक्षा पूरी की और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि ली। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो पिल्लई ने जर्मन दूतावास की मदद से 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी बनाई। उसका मुख्यालय ज्यूरिख में था और चंपक रामन ने स्वयं ही उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। अक्टूबर 1914 में पिल्लई बर्लिन चले गए और वहां इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी शुरू की। लाला हरदयाल, तारक नाथ दास, बरकतुल्ला, चंद्रकांत चक्रवर्ती, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रभाकर, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, बीरेंद्र सरकार और हेराम बलाल गुप्ता सहित विदेश में रह रहे अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए पिल्लई के साथ जुड़ गए। चंपक रामन पिल्लई ने जर्मन लोगों का विश्वास जीता और हिंद महासागर में जर्मन नौसेना के अभियानों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने चंपक रामन पिल्लई को पकड़ने वाले को 1 लाख पाउंड का पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन अंग्रेज भारत मां के इस महान सपूत को कभी पकड़ नहीं सके। पिल्लई ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल वॉलंटियर कोर की स्थापना की। उन्होंने स्वयं सेवकों के लिए सैनिक पोशाक और अनुशासन का भी निर्धारण किया। जुलाई 1914 में पिल्लई ने बर्लिन से भारतीय सैनिकों को संदेश दिया कि विद्रोह करने और मातृभूमि को मुक्त कराने का समय आ गया है। बाद में 1919 में जब चंपक रामन पिल्लई वियना में सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी योजना बताई। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने वही राह चुनी जो चंपक रामन पिल्लई ने उन्हें दिखाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज के गठन से पिल्लई का सपना साकार हुआ। चंपक रामन पिल्लई को दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार का मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह उस सरकार के राष्ट्रपति थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय से सारी आशा पर पानी फिर गया और जर्मनी तथा स्वाभिमानी भारतीय क्रांतिकारियों के बीच संबंध छिन्न भिन्न हो गए। वो नाजियों के गुस्से का शिकार हुए। माना जाता है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया। 26 मई 1934 को पिल्लई का निधन हो गया। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को अवर्णनीय पीड़ा सहनी पड़ी क्योंकि नाजियों ने उनका जीवन नरक बना दिया था। इसके बावजूद लक्ष्मीबाई पिल्लई चंपक रामन की अस्थियां, डायरी और उनके गोपनीय दस्तावेज संरक्षित करने में सफल रहीं। पिल्लई की अंतिम इच्छा के अनुसार लक्ष्मीबाई उनकी अस्थियां भारत लाईं, जहां कन्याकुमारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको समुद्र में प्रवाहित किया गया। महान स्वाधीनता सेनानी चंपक रामन पिल्लई को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी को भी याद कर रहे हैं। वे 26 मई 1946 को शहीद हुए थे। मोहम्मद यूसुफ का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 1923 में हुआ था। मोहम्मद यूसुफ प्रतिबद्ध राजनेता थे। वो 1946 में जम्मू कश्मीर में उत्तरदायी सरकार के लिए राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। जब वो महाराजा के अत्याचारी शासन के विरोध में आयोजित जुलूस में शामिल हुए तो राज्य की सेना की गोलाबारी में श्रीनगर के खानकाए मोहल्ला में उनकी मौत हो गई। शहीद मोहम्मद यूसुफ को हमारा नमन।
आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है साहित्यकार और राजनेता श्रीकांत वर्मा को। श्रीकांत वर्मा का जन्म 18 सितंबर 1931 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राजकिशोर वर्मा था, जो पेशे से वकील थे। उन्होंने नगर पालिका के स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। मैट्रिक पास करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए उन्हें इलाहाबाद के क्रिश्चियन कॉलेज भेजा गया। घर से ही उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से प्राइवेट एमए किया। 1954 में श्रीकांत वर्मा की भेंट प्रख्यात साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध से हुई। उनकी प्रेरणा से श्रीकांत वर्मा ने बिलासपुर में नवलेखन की पत्रिका नई दिशा का संपादन करना शुरू किया। 1956 में श्रीकांत वर्मा नरेश मेहता से जुड़ गए। इनके साथ रहते हुए वर्मा जी ने प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका कृति के संपादन और प्रकाशन में दिल्ली से सहयोग किया। दिल्ली में वर्मा जी पत्रकारिता से जुड़े रहे। 1965 से 1977 तक टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की पत्रिका दिनमान में उन्होंने विशेष संवाददाता की हैसियत से काम किया। बाद में श्रीकांत वर्मा कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हो गए और उन्हें दिनमान से अलग होना पड़ा। 1969 में वे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की काफी करीब आ गए। श्रीकांत वर्मा ही थे जिन्होंने कांग्रेस को गरीबी हटाओ का अमर नारा दिया। श्रीकांत वर्मा 50 के दशक में उभरने वाले नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से थे। साहित्य के क्षेत्र में श्रीकांत वर्मा के योगदान को देखते हुए 1973 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तुलसी सम्मान, 1984 में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार, 1981 में शिखर सम्मान, 1984 में कविता और राष्ट्रीय एकता के लिए केरल सरकार का कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 1987 में मगध नामक कविता संग्रह के लिए उन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुंबई में शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोलकाता में तेज आंधी के साथ वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। श्रीनगर में शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, ईटानगर, शिलंग और आइजोल में हल्की वर्षा होने के साथ बादल छाए रहेंगे। कोहिमा और इम्फाल में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। गैंगटॉक में 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है और 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत की संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के ग्रेजुएशन समारोह को संबोधित करेंगे। वे चेन्नई में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ करेंगे। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के कई परिसरों पर छापे मारे। धन शोधन के एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज रोहन बोपन्ना और मेटवे मिडिलकूप की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर और सानिया मिर्जा तथा लूसी हर्डेका की जोड़ी पहले दौर का मैच खेलेगी। एशिया कप हॉकी 2022 के अंतिम ग्रुप मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंडोनेशिया से होगा और आईपीएल क्रिकेट के क्वालीफायर 2 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल से कल अहमदाबाद में होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।